मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, जैसे ललाम है कविता। शीश पर आशीष मंगल, चरण कमल प्रणाम है कविता। निर्झर सी है निर्मल निश्चल, निर्झर सी है निर्मल निश्चल। निर्विकार निष्काम है कविता। सुबह बनारस सी अति सुंदर, सुखद अवध की शाम है कविता। पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम है कविता। और जब जब उसकी ओर निहारो, लगता चारों धाम है कविता। पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम है कविता। और जब जब उसकी ओर निहारो, सबसे लगता चारों धाम है कविता। लगता चारों धाम है कविता। पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम है कविता। सदैव जी, आपने आग्रह किया है कि मैं साहित्य को और कविता को परिभाषित करूं। साहित्य एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। मैं उसकी एक विधा, कविता के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। कविता क्योंकि मेरा कर्म है, कविता मेरा धर्म है, तो कविता के मर्म को परिभाषित करने का थोड़ा सा प्रयास मैं करता हूँ। कविता का एक व्यापक कैनवास, जैसे मैंने कहा कविता चारों धाम है कविता। पतित पावन उसका मूड, उसका तेवर होना चाहिए। कविता की ताकत जब आपके कलम में आ जाती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है और अपने आप को अभिव्यक्त करने की बहुत बड़ी कला आपके पास आ जाती है। ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि विशाल हिमालय को हमारी आँख देख सकती है, विशाल हिमालय को हमारी आँख देख सकती है, परंतु उसी आँख में आंजे गए सूक्ष्म काजल को देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। विशाल हिमालय की विशालता और आँख में आंजे गए सूक्ष्म काजल की सूक्ष्मता, इन दोनों को समाविष्ट कर अपने आप में आत्मसात करने की क्षमता रखती है कविता। माध्यम बनती है कविता अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। एक बहुत व्यापक कैनवास मिलता है कवि को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। वो सारी पीड़ाओं को, सारे दर्द को, सारी वेदनाओं को सह सकता है, अपने आप को उसमें अभिव्यक्त करके वो बताना चाहता है, लोगों तक बात पहुंचाना चाहता है। बहुत बड़ी ताकत मिल जाती, कायल जयी होती हैं कविताएं। आप देखते हैं कि ताजमहल का एक उम्र निश्चित है, मिस्र के पिरामिड भी ध्वस्त हो जाएंगे एक दिन, परंतु तुलसी की चौपाइयाँ, कबीर की साखियाँ, सूर के पद, इनको किसी तरह से कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब कालजयी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है। एक कालजयी होने की क्षमता और अपने आप के भीतर आपको समाहित करने की क्षमता। महादेवी वर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि राम थे या नहीं थे, ये इतिहास में विवाद का विषय हो सकता है, परंतु साहित्य ने राम को स्वीकार कर लिया। और साहित्य स्वीकार नहीं कर लिया, उसने इस ढंग से अपने अभिव्यक्त किया राम के एक चरित्र को, एक चित्र को, जो आपके तन मन में भीतर तक समाहित हो गया है। आपने राम के चरित्र को समाहित कर लिया है। अब राम के चरित्र को आपके मन से निकाल कर, उस व्यक्तित्व को निकाल कर आपकी कोई ताकत नहीं है कि निकाल दे। इसलिए बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि जब साहित्य रचते हैं, जब कविता रचते हैं और कविता की बात कहने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके साथ एक दायित्व भी है कि आपको बहुत सकारात्मक होना पड़ेगा। आपको ये कहने और सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप समाज के सामने एक चित्र उभारना चाहते हैं, जिस चित्र के साथ उस ताकत को पहचान कर, उसके साथ समाहित होकर, उसके शब्दांकन को चुनते हुए, उसकी भाषा को चुनते हुए, उसको शिल्प को चुनते हुए अपने आप को अभिव्यक्त अगर कर रहे हैं, तो समाज को एक दिशा देने का काम वो साहित्य, वो कविता के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है कविता में। एक किसी ने कहा है कि कलम की ताकत क्या होती है, पूछो उन फनकारों से। कलम की ताकत क्या होती है, पूछो उन फनकारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। लोहे को काटने की क्षमता वाली कलम अगर आपके पास आ जाती है, तो उसको संभाल कर, सोच कर, समझदारी से काम में लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। कवि बहुत संक्षेप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, परंतु अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता, वो समाज की सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को अभिव्यक्त करता है। वो दिशा ज्ञान भी देता है, कैसे क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना। कोई उपदेशक नहीं है कवि, परंतु बात कहने का उसका सलीका, उसका तरीका होता है कि उस संकेतों के माध्यम से समाज को एक दिशा दे सके। एक बहुत बड़ा दायित्व उसके साथ जुड़ जाता है जब अपने आप को अभिव्यक्त करता है। आप देखते हैं कि सामान्य जन तक तुलसी की चौपाइयाँ, सामान्य मजदूर, सामान्य किसान
अपने आत्मसात कर, अनपढ़ है, वो अनगढ़ है, परंतु उसने तुलसी की चौपाइयाँ रट रखी हैं और उसके माध्यम से जीवन शैली को जीने का वो प्रयास करता है। तो कविता की इस ताकत को मैं नमन करता हूँ।